और समझिए, एक वेक्टर है ए और ये है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। एक दूसरा वेक्टर है बी, वह है कितना i कैप प्लस j कैप। करना क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। हम लोग को निकालना है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। क्या आप लोग सभी को याद आ रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट में आपको सिखाया गया है? यस सर। आपको याद करो, a cos थीटा निकालना होता है तो आप निकालते हैं a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। सही है? यस सर। बस भाई सॉल्व कर लीजिए। a और b, i कैप और i कैप का मल्टीप्लीकेशन 2 into 1, j कैप और j कैप का मल्टीप्लीकेशन 3 into 1 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, सो ओवरऑल इट इज 5/√2। समझे जी अंजलि? यस सर। तो ये सब कॉपी पे देखना हुआ है। चलो और भी देखते हैं। लिखा है given that p plus q plus r is 0, 2 out of 3 vectors are equal in magnitude, the magnitude of the third vector is √2 times that of the other. Which of the following can be the angle between these vectors? 90, 90 and 135। 90, 90 and 135। देखो कैसे पता चला। क्वेश्चन लिखता है कि तीन वेक्टर का जो सम है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ये कहता है कि किसी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मान लो p और q बराबर है एंड एनी थर्ड वेक्टर इज, मान लो ये x है, √2 टाइम्स ऑफ x। एनी थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ x। अब हम जो बोलेंगे उसको याद रखना। क्या तुमको याद है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स कब होता है? 90 डिग्री पर। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि ये दोनों अगर 90 पे है, समझना अच्छे से, अगर p और q आपस में 90 पे है तो इसका रिजल्टेंट इधर बनेगा और वो रिजल्टेंट √2 टाइम्स ऑफ x होगा। सही है? अगर ये x है, ये x है, लेकिन आपको रिजल्टेंट इधर थोड़ी ना बनाना है, इसका रिजल्टेंट 0 करना है, तो जस्ट इसके अपोजिट में ना बनाइएगा r वेक्टर। नहीं समझा? क्या ये समझ में आया? देखो p और q रहता तो इधर होता रिजल्टेंट, लेकिन आपको इसका रिजल्टेंट 0 करना है, तो जो रिजल्टेंट इधर आना चाहिए जस्ट उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा वेक्टर अपोजिट में बना दो। बोलो बोलो। तो अब देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 और ये एंगल 45 था, तो ये एंगल 45। तो अब देखो यहां से यहां तक 135 होगा और फिर यहां से यहां तक 135 होगा। समझे क्या? तो एंगल होगा 90, 135 और 135। ये हो गया एंगल। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। अब हम इसमें एक चीज पूछना चाहते हैं। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन रहता, यही क्वेश्चन रहता जिसमें p रहता, q रहता, r रहता और उसका रिजल्टेंट 0 होता एंड दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता और जो तीसरा वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स होता। तो बताओ रिजल्टेंट √3 टाइम्स कब आता है? 60 डिग्री पर। वेरी गुड, 60 पे। तो अब आप क्या कीजिएगा, p बनाइएगा इधर
Q बनाइएगा 60 पे, समझिएगा अच्छे से, ये भी x है, ये भी x है। उसका कोडिंग कर देना। हाँ बिल्कुल सही। तो ये इधर आना चाहिए, लेकिन तुम बनाएगा उसका रिजल्टेंट इधर, तब ना ये कैंसिल कर देगा उसको। तो अब देख, ये एंगल 30 है, तो क्या ये एंगल 150 है? यस उसी तरह से ये 30 है, तो क्या ये एंगल 150 है? यस और इन वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 है। यस क्या समझ में आ रहा जी आपको? Yes, sir. चलो वेरी गुड, नोट करो इसको अच्छे से। क्वेश्चन ये है, ए और बी दो वेक्टर है, तो a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का वैल्यू बताना है। a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का वैल्यू बताना है। क्या है? सीधा जैसे बढ़ ले, a का क्रॉस a के साथ, a का क्रॉस a के साथ, a का क्रॉस b के साथ, फिर यहाँ आओ, प्लस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b। अब हम जिसको सर्कल कर रहे हैं उसका वैल्यू बताओ, बताओ इसका वैल्यू कितना, बोलो फटाफट, इसका वैल्यू कितना? तुम लोग है ना कॉपी अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो सब टेस्ट में फेल करेगा, हम पहले बता दिए। जो चीज आदमी पढ़ा दिया यार, अगर उसको याद नहीं करेगा तो कैसे पढ़ाई करेगा? 11 है। सर 0 होगा। हाँ तो बोलो बोलो। तो हो गया 0 0 खत्म। माइनस ऑफ a क्रॉस b एंड प्लस ऑफ b क्रॉस a। क्या हम लोग माइनस ऑफ a क्रॉस b को प्लस ऑफ b क्रॉस a लिख सकते हैं? और पहले से b क्रॉस a था, तो आपका आंसर हो गया 2 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a। a क्रॉस b माइनस है तो उसको लिख सकते हैं ना प्लस ऑफ b क्रॉस a। अच्छा हाँ ना बोलते रहिए यार, थोड़ा पढ़ाने में मन लगता है। यस सर यस सर। अच्छा एक चीज हम बता देते हैं, जिसका क्वेश्चन रहेगा उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी है, नहीं तो हम क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम पहले बोल देते हैं। आप सोचिएगा कि हम एक क्वेश्चन दाग दें और वो बोलते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे, तो हम नहीं करेंगे। आप अगर क्वेश्चन भेज रहे हैं, आप तैयार रहिए हमेशा हाँ ना समझे नहीं समझे बोलने के लिए, क्योंकि आप ही को हम मेनली बता रहे, बाकी सब कोई है। यस सर। तो तैयारी कर लेना। हाँ अगर क्वेश्चन भेज रहे हैं तो हाँ हमको रिस्पॉन्स करना ही तैयार रहना, नहीं तो क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है? हम खाली ऐसे नहीं कि हम बोलते रहेंगे आप सुनते रहिए, पता नहीं चल रहा कि उधर कोई है कि नहीं, हम किसको बोल रहे हैं। क्या ये समझे? a क्रॉस b में माइनस था तो उसको प्लस और b क्रॉस a लिख सकते हैं। यस सर यस सर। यस क्या बोल रहा हूँ, कैमरा घुस जाएगा यार। अगला क्वेश्चन है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p and 2p is r. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. The angle between the two forces is. अगला क्वेश्चन, मान लो ये एक फोर्स है 3p और ये एक फोर्स है मान लो 2p, बीच का एंगल है थीटा।
और इसका रिजल्टेंट है r। तो क्या हम r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3p 2p cos थीटा लिख दें। तो हमारे Yes, पास sir. रिजल्टेंट का वैल्यू हुआ अंडर रूट 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर 6 और 2 12p स्क्वायर cos थीटा। छोड़ दीजिए रिजल्टेंट ऐसे ही, अभी रहने दीजिए। क्वेश्चन में आगे लिखा है इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, मतलब 3p को दुगना कर देना है, 3p को कर देना है 6p। अच्छा, अगर हम इस फोर्स को डबल कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो नहीं ना बदलेंगे, जिधर था उधर ही बनाएंगे, बस 3p के जगह 6p लिखेंगे। Yes, sir. बट द सेकेंड फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब 2p ही है। तो अब जो नया रिजल्टेंट है वो पिछले रिजल्टेंट का दुगना हो जाता है, यही क्वेश्चन लिखा है। क्या इन वेक्टर्स के बीच का एंगल बदला? नहीं। तो क्या हम लिखेंगे 2r इज अंडर रूट 6p का स्क्वायर 2p का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ 6p एंड 2p cos थीटा। तो 2r इज अंडर रूट 6p का स्क्वायर का मतलब है 36p स्क्वायर, 2p स्क्वायर का मतलब है 4p स्क्वायर, और यहाँ है 6 और 4 24 मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 6 और 2 को, तो 24p स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब देखो, क्या r के जगह पे हम ये पूरा वैल्यू पुट कर सकते हैं? Yes, sir. या फिर ऐसे समझो, छोटा करना है क्योंकि जगह है मेरा कम, हम लोग लिख देते हैं ऐसे, यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। तो 1 से क्या होगा, इन 2 इक्वेशन ये, तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ r के जगह पे ये पूरा वैल्यू अंडर रूट 9 और 4 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर cos थीटा इज 36 और 4 रूट अंडर 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा। दोनों तरफ रूट कैंसिल, जब रूट कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 यहाँ पे है 13p स्क्वायर 12p स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर cos थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। क्या इसको सॉल्व करके थीटा निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। Yes, Yes. sir. चलो ठीक, नोट कर लो इसको। The resultant of two forces, one double the other। मान लो A एक वेक्टर है x है मैग्नीट्यूड, तो B वेक्टर है 2x है मैग्नीट्यूड। The resultant of two forces, one double the other in magnitude is perpendicular to smaller forces। जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है A पे। A कैसे पता चला भाई? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है स्मॉलर फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर, स्मॉलर फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आप याद करो, आपको सिखाया गया ऐसा, आप कॉपी देखिएगा, अगर कभी रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर हुआ तो आप अपने कॉपी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस तरह का डायग्राम और उसके नीचे एक थ्योरी भी मिलेगा प्रॉपर्ली। क्या आप लोगों को याद है? Yes, sir. जहां पैरेललोग्राम लॉ पढ़े हैं ना, वहां कॉपी देखिएगा ध्यान से, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर ऑन ए पे आपको पूरा थ्योरी दिया गया है। तो ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो आप कॉपी देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। कॉपी पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी।
Yes, sir. तो माइनस a के जगह पे x और b के जगह पे 2x, so it is -1/2। बोलो बोलो cos थीटा कहाँ -1/2 होता है? सर 120 डिग्री पे। 120 पे cos 120, तो आपको मिल गया एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यही चाहिए था ना? हाँ, अगला एक क्वेश्चन है, प्रोजेक्शन ऑफ P on Q is प्रोजेक्शन ऑफ P on Q, हम जो लिखेंगे वो समझना। सर प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? कंपोनेंट, प्रोजेक्शन का दूसरा नाम कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ P on Q। ठीक है, P का कंपोनेंट Q पे, याद आ गया? P cos थीटा निकालना है, P और Q के बीच का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय P का मैग्नीट्यूड। अब जरा गौर करना, सॉरी Q का मैग्नीट्यूड। अब जरा गौर करना, जब हम Q में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या वो Q का यूनिट वेक्टर होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बस P का डॉट प्रोडक्ट Q के यूनिट वेक्टर के साथ, दिस इज योर आंसर। देख लो वहां ऑप्शन में दिया हुआ है। Yes, sir, यही आंसर है। ठीक है, तो समझना है, बहुत सब छोटा छोटा चीज है, सब आपको पढ़ा दिया गया है, बस आप खाली यूज करना सीखिए। लास्ट वाला छोड़ देते हैं, आप खुद से बनाइएगा। ओके, Yes, sir. ये था आपका वेक्टर, लेकिन हम इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम आपको एक चीज आपको समझाना चाहेंगे। आप लोग सब कोई मेरा कॉपी बहुत अच्छे से पढ़िए। मेरे थ्योरी में, मेरे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में कोई भी, आज आप जितना भी पढ़े, आज आप अपने से क्वेश्चन छाट छाट के पूछे हैं, लेकिन जरा देख लीजिए क्या कुछ भी ऐसा मिला आपको जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो? No, sir. तो बस हम ये चाहते हैं ना कि आप कॉपी को बराबर पढ़ते रहें। अगर कॉपी आपको आ गया, कॉपी अगर आपको याद हो गया, कॉपी अगर आप अच्छे से समझ लिए, पॉइंट वाइज पॉइंट, एक एक पॉइंट अगर दिमाग में है, तो आप सब न्यूमेरिकल बना दीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो कहां तक पढ़े थे लास्ट डे। तो हमने लास्ट डे में इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे और हम लोग सीखे थे कि हाँ चीजें ना कैसे चलता है, ये सब समझे थे। अभी आज के क्लास में हम लोग थोड़ा ऐसे डिस्कस करेंगे कि अगर कभी बॉडी कुछ इस तरह से मोशन करे कि उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो उसके मोशन को आप कैसे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले तो आप है ना 15-20 मिनट कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर लास्ट में उसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, टाइम भी है। अच्छा, देखो ध्यान से अच्छे से। concept of motion on a straight line. सबसे पहला है motion with constant velocity. जब आप बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप नहीं चाहते हुए भी आप बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये है कि बॉडी इस स्ट्रेट लाइन पे चलेगा और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ऐसे कवर करेगा। क्या बोलता, सही है? Yes, sir. शुरुआत में भी उसका वेलोसिटी भी होगा, बीच में हर जगह उसका वेलोसिटी भी होगा, बीच में हर जगह उसका वेलोसिटी भी होगा। तो कभी भी अगर आपको इसमें डिस्टेंस निकालना पड़े या डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े, दोनों एक ही होगा।
स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम होता है जब तक कि बॉडी वापस ना आए। बात समझा? अब देख, हम यहां से चल रहे हैं 1 स्टेप, तो डिस्टेंस भी 1 स्टेप है, डिस्प्लेसमेंट भी 1 स्टेप। 2 स्टेप, तो डिस्टेंस भी 2 स्टेप है, डिस्प्लेसमेंट भी 2 स्टेप। लेकिन जैसे ही हम बैक साइड में एक स्टेप लेंगे, मेरा डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 1 3 स्टेप, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 1 रहेगा ना। यस सर। तो याद रखना कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जब तक बॉडी वापस नहीं आता तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सो बॉडी इसमें कंटिन्यूअसली आगे ही जा रहा है, तो चाहे डिस्टेंस निकालना रहे या डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम होगा। सीधा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। सीधा वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर। क्लियर है? यस सर। लेकिन इस केस में एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलो हम ए बी करके कुछ बता दें। ए में बोला गया, इफ बॉडी मूव्स इन 2 interval of time with different velocity, then find average velocity। सर इसका मतलब बताइए, जरा गौर कर देख समझ। मान लो P शहर से Q शहर तक किसी को जाना है, P टाउन से Q टाउन तक जाना है किसी को, लेकिन 0 से T1 टाइम तक वो चलता है V1 वेलोसिटी से। मतलब यहां से यहां तक का टाइम T1 ले लेना, और यहां से यहां तक का टाइम तुम T2 ले लो। यहां से यहां तक का टाइम T1 वहां से, और यहां से अगला हाफ चलता है V2 से। तो बोला गया कि चलो भाई इसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर दो। मान लो जैसे हम यहां से, हम अपने घर से है ना अपने श्रीवास्तव क्लासेस के सेंटर पे चलते हैं जो यहां से 6 किलोमीटर दूर है। हमको पूरा समय आधा घंटा लगता है, जिसमें 10 मिनट हम चलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी 20 मिनट हम चलते हैं किसी दूसरे वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी निकला। तो वैसे केस में जब कभी भी तुमको वेलोसिटी का एवरेज पूछा जाए, एकदम बेसिक चीज, आपको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम निकालना है। P से Q जाने के दौरान मान ले बीच में एक पॉइंट आ रहा है, तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट PQ बाय टाइम T, क्या लिखते हैं, PR प्लस RQ बाय टाइम टेकन फ्रॉम P to R प्लस टाइम टेकन फ्रॉम R to Q होगा क्या? यस सर। समझा सब कोई? क्या कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो क्या हम इस वेलोसिटी के एवरेज वैल्यू को लिख सकते हैं P से R? P से R वेलोसिटी इनटू टाइम, V1 T1, दूसरा होगा V2 T2, और टाइम तो नीचे होगा T1 प्लस T2। हो गया, डिवाइड कर दीजिए आंसर। जैसा टाइम जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। चलो इसी का बी देखो। इफ बॉडी मूव्स टू interval of distance with different velocity। चलिए इसका मतलब क्या है? P से Q तक जाएगा, लेकिन R तक, मान लो R तक कहने का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस D1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस D2। R तक, P से R तक चला V1 से, और R से Q तक चला V2 से।
इस बार डिस्टेंस दिया है, जैसे यहां से श्रीवास्तव क्लासेस का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो हम पहला 2 किलोमीटर चलेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर से, और बाद का 4 किलोमीटर चलेंगे 30 किलोमीटर पर आवर से। तो चल भाई मेरा एवरेज वेलोसिटी बता। तो बात फिर से वही आता है कि अगर हम तुमसे बोले v एवरेज, देन यू हैव टू गो थ्रू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया PR प्लस RQ, और टाइम का मतलब हो गया PR तक का टाइम और RQ तक का टाइम। तो क्या P से R तक को हम D1 लिख सकते हैं और इसको D2, और नीचे टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम इस पर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। समझा क्या? दोनों में अंतर समझना। यहां देखना टाइम दिया था तो हम डिस्प्लेसमेंट लिख के ऐड किए, टाइम को ऐड किए। यहां देख डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस को ऐड करके टाइम निकाले हैं। समझा? दोनों में अंतर समझ में आ रहा? बोलो जी, समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस? उसमें टाइम था, इसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। चलो नोट करो यहां तक, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पर। नोट करो इसको फटाक से। चलो देखो, एक क्वेश्चन देखो ध्यान से। A man moves from Dhanbad to Ranchi 140 kilometers with velocity 60 kilometer per hour for 60 kilometers, and then rest distance with 80 kilometer per hour. Find his average velocity. कोई एक मैन है जो धनबाद से रांची 140 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, शुरुआत का 60 किलोमीटर पर आवर, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 70 किलोमीटर विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट डिस्टेंस विद 80 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी। क्या तुमको पता चल रहा है यहाँ डिस्टेंस के बेसिस पे एवरेज निकालना है? ये रहा भाई धनबाद, यहाँ है आपका रांची। टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल 140 किलोमीटर्स। जो 70 किलोमीटर है शुरुआत का, उसका वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो रिमेनिंग 70 किलोमीटर है उसका वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। तुमको अभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सीखे हैं v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट 140 है? यस सर। और यहां से यहां जाने का जो टाइम लगेगा वो 70/60 आर, और यहां से यहां जाने का जो टाइम लगेगा वो 70/80 आर होगा। यस सर। 70/60 और 70/80 सॉल्व कर दीजिए, जो होगा वो होगा किलोमीटर पर आवर आंसर। अब आप समझे क्वेश्चन? हाँ, अब आप समझे क्वेश्चन कैसे सेट होता है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। A man moves Dhanbad to Ranchi 140 kilometer with velocity 60 kilometer per hour
90 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 इक्वल interval of time. For 2 equal interval of time, a man moves Dhanbad to Ranchi 140 km with velocity 60 km per hour and 90 km per hour for 2 equal interval of time. Find average velocity. आपको उसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए इस बार क्या है, इस बार आप धनबाद से रांची इक्वल इंटरवल, मतलब मान लो टी और टी दो टाइम लगा, टी दो टाइम लगा, तो टी टाइम तक चला है 60 किलोमीटर पर आवर से और अगले टी टाइम तक चला है 90 किलोमीटर पर आवर से। क्या सही है? तो जरा गौर करना भाई, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा 60t और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा 90t। यस सर। और नीचे होगा t प्लस t 2t। बोलो बोलो। यस सर। तो ऊपर देख भाई, ऊपर हम लोग के पास है 150t और नीचे है 2t, t कैंसिल, 2 से ये कटा 75 किलोमीटर पर आवर। आंसर। डिड यू गेट दिस? क्या तुमको समझ में आया? विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, concept of motion on a straight line with constant acceleration. आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी होगा वेरिएबल। अब आप ध्यान रखिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन दो तरीके से होता है। एक ऐसा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, और दूसरा ऐसा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हो। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, ऐसा। अब हम लोग दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जब कभी भी कोई ऐसा मोशन हो जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, तो बहुत सारा पैरामीटर है जो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। उसको जरा देखो, ध्यान से समझो। इफ डायरेक्शन ऑफ u and a are same, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो देखो इस केस में क्या होगा। इस केस में बॉडी जहां से चलेगा लगातार आगे चलता जाएगा। इस केस में बॉडी जहां से भी चलेगा लगातार आगे चलता जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देना, अपने से सोच के बताना। क्या इस बार कभी भी बॉडी का वेलोसिटी घटेगा? नो सर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या बॉडी कभी रुकेगा इस केस में? नो सर। नहीं रुकेगा, हमेशा क्या होगा, चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, स्पीड बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं। अच्छा, अगर बॉडी रुकेगा नहीं तो क्या वापस आएगा? नो सर। वापस भी नहीं आएगा। मतलब तुम ही हमको बता रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम ही हमको बता रहा है in this case
का मैग्नीट्यूड गोज ऑन इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ेगा। बॉडी नेवर कम्स इन रेस्ट, बॉडी कभी रेस्ट में नहीं आएगा। थर्ड, बॉडी नेवर रिटर्न ऑन इट्स पाथ, बॉडी कभी अपने पाथ पे वापस नहीं आएगा। फोर्थ, बॉडी कभी रेस्ट में नहीं आएगा, बॉडी कभी अपने पाथ पे वापस नहीं आएगा, वेलोसिटी लगातार बढ़ता जाएगा। आप सोच के बताना, अगर बॉडी कभी वापस नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यस सर, यस सर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस केस में क्योंकि तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो याद रखना कि जो एवरेज स्पीड है और जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी सेम है। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। क्या आप समझे? यस। तो कोई भी ऐसा मोशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स। ये सारा पॉइंट दिमाग में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले, मान लो ये एक टावर है 100 मीटर हाई, इस पे कोई एक पर्सन खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है, वो बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया, वो बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन भी है g के बराबर, जिसको आपको 10 लेके चलना है। तुमसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस कवर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ बॉल, आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस कवर और उसका वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालना है। अब इस केस में हमको दिखता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, सो यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डिस्टेंस कवर निकालना है। क्या लगा थे? S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोलो बोलो। यस सर, यस सर। लेकिन एक चीज बताओ, हम ही तुमको लिखाए हैं लास्ट डे कि s जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, हम ही पढ़ाए हैं। सर इस केस में डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। वेरी गुड, इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आपको डिस्टेंस भी निकालना है, तो इसी को यूज करना है। 10 इंटू टाइम प्लस हाफ 10 इंटू 3 का स्क्वायर, सो ये 30 हो गया और प्लस 45 हो गया, इसका मतलब है 75 मीटर। और सेकेंड v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो u है 10 और g भी है 10 और यहाँ 3, तो ये हो गया हम लोग का 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहीं यहां होगा बॉल 75 मीटर ट्रेवल करने के बाद इसके v का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, और वो v होगा कितना? तो 40 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए नोट कीजिए फटाक से। If direction of u and
and A are opposite, यहां से कोई एक वेलोसिटी राइट है, लेकिन इस मोशन के दौरान एक्सेलरेशन लेफ्ट है। अपने से सोचो, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। स्पीड धीरे धीरे घटेगा 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 घटेगा, एक क्षण रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आएगा, उसके बाद रिटर्न होके उधर ही जाने लगेगा जिधर एक्सेलरेशन है। क्या बोलता है, सही है? Yes, sir. मतलब पहले बॉडी यहां तक पहुंचेगा, क्षण भर के लिए रुकेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगातार चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। क्या आपको ये मोशन समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यहां पे वेलोसिटी 0 है, एंड सो ऑन। मतलब आप मानो A से चला, B तक रेस्ट में आया, और B के बाद C, D, E वापस लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पूरे मोशन में जो होगा उसको समझिएगा। पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, becomes 0 for a moment, and then increases in direction of acceleration। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे 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 घटेगा, एक क्षण के लिए रेस्ट में आएगा, और फिर बढ़ने लगेगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन। हम तुमको दिखाते हैं ना, जरा बात करना। इस चॉक पीस के मोशन को देखना। तुम अपने घर में जो पेन हाथ में है ना, उसको ऊपर फेंको, मोशन को देखो। देखो, जब तुम पेन को ऊपर फेंकता है तो उसका यू ऊपर है, लेकिन जी तो नीचे है। तुम्हारे हाथ से पेन निकला 10 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड की जगह 9 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर स्पीड और घट के 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर और घट के 5 हो गया, फिर और घट के धीरे धीरे 0 हो गया, और फिर उसके बाद नीचे जी के डायरेक्शन में लगातार स्पीड फिर से बढ़ने लगा। क्या सही है? Yes, sir. क्या सबको समझ में आया बात? Yes, sir. Yes. तो इस केस में होता क्या है कि स्पीड पहले घटता है, फिर एक क्षण के लिए 0 होता है, और फिर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। दूसरा, बॉडी कम्स इन रेस्ट एट सम टाइम एंड देन रिटर्न बैक। एक प्लेस पे रुकता है, किसी क्षण रुकता है, उसके बाद वापस आता है। थर्ड देखो, इफ T0 is time when body comes in rest। मान लो T0 टाइम है जब बॉडी रेस्ट में आया। देखो भाई, यहां का टाइम 0 और यहां का टाइम T0, मतलब यहां से यहां तक का टाइम T0 से छोटा, और इसके बाद का टाइम T0 से बड़ा। समझा क्या? नहीं समझा? Yes, sir, समझ। अब देख, अगर टाइम T0 से छोटा है या T0 के बराबर भी है, तो याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्या बोलता है, समझा? Yes, sir. मतलब T0 के बराबर या T0 से छोटा होने का मतलब है A से B तक का मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। मतलब एवरेज स्पीड
और एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर होगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगला देखना, अगर टाइम टी नॉट से बड़ा है, मतलब हम ए से सी का बात कर रहे हैं, ए टू सी, तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। क्या बोलता है, समझ में आ रहा है क्या? Yes. इसका मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बड़ा होगा। सही है? Yes, sir. सर टी नॉट टाइम कैसे निकालेंगे? टी नॉट टाइम के लिए देखो, एट पॉइंट बी, याद रखना वेलोसिटी 0 है। हम लोग पढ़े हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, 0 इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी नॉट। अब कोई बोलेगा सर यहाँ माइनस क्यों लग गया, तुम ही बता दो यहाँ माइनस क्यों लग गया? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। u का साइन अगर प्लस लेगा तो a अपोजिट में है, क्या लेगा? माइनस। तो ये वाला पूरा उठ के इधर आ गया, a t नॉट u। इसका मतलब कितना समय b तक पहुंचने में लगेगा? तो u बाई a, मतलब एक क्षण रुकते हैं, बात कर। मान लो मेरे पास ये जो चॉक पीस हम उसको 40 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंके, 40 से ऊपर, और g नीचे है 10, तो उसको टॉप पॉइंट तक पहुंचने में, टॉप पॉइंट मतलब जहां वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगेगा? क्या 40/10 मतलब 4 सेकंड लगेगा? Yes. सबको पता चला हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम आंसर देना तुरंत। अगर हम इस पर्टिकुलर चॉक को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो कितने सेकंड में टॉप पॉइंट पे? 1 सेकंड। 1 सेकंड। अगर हम इसको 50 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे कितने देर में टॉप पॉइंट पे? 5 seconds. 5 सेकंड। तो तुरंत देख के पता कर लेना होगा कि कब ये रुकेगा। ठीक है, अब अगर टाइम मान लो हम इसको फेंके हैं 7 मीटर पर सेकंड, 70, हम इसको फेंके 70 मीटर पर सेकंड से, कितने देर में टॉप पॉइंट पे? 7. अब हम क्वेश्चन देख कि नहीं भाई देख डिस्टेंस निकाल 4 सेकंड पे, तो तुमको तो पता है ना कि 7 सेकंड है टी नॉट, तो 4 सेकंड मतलब ये वाला केस, Yes, sir. और Yes. 10 सेकंड पे अगर पूछ ले तो ये वाला केस। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। अब एक चीज पूछते हैं, अगर मेरा टाइम लेस देन और इक्वल्स टू टी नॉट है, तो चाहे डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, दोनों में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, जिसमें u को पॉजिटिव लेंगे तो a को निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर टाइम टी नॉट से बड़ा हुआ तो पता है दोनों बराबर नहीं, तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिएगा, आराम से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, क्योंकि डिराइवेशन ये डिस्प्लेसमेंट का ही है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। लेकिन सर अगर डिस्टेंस निकालना रहा तो फॉर डिस्टेंस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फॉर डिस्टेंस यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। ध्यान से समझिए, मान लो हम A से C तक का डिस्टेंस निकालते हैं, तो अगर हम A से C तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले हम A से B लेंगे और फिर उसमें B से C जोड़ देंगे। क्या बोलता है? अरे बोलो बोलो। A से C तक का डिस्टेंस निकालना है तो पहले A से B लेंगे, उसमें B से C जोड़ देंगे। Yes, sir.
यस सर। भाई 2 मिनट और बस ध्यान लगा दे, खत्म करे इस चीज को, फिर अगले दिन बढ़ेगा। जब a से b पढ़ाई करेगा तो तुम लिखेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर और उसमें टाइम की जगह लेगा t0। क्या सही है? a से b तक। यस सर। और b से c तक में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेगा और टाइम के जगह पे कितना लेंगे? टाइम की जगह लेंगे t माइनस t0। प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं? सुनना ध्यान से। अभी हम बोले थे कि अगर हम इस चॉक पीस को 70 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो 7 सेकंड पे ऊपर होगा। अब अगर हम तुमसे बोलेंगे 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालो तो तुम 7 सेकंड इसमें पुट करेगा और इसमें तो 3 ही सेकंड में पुट करेगा। सर समझे नहीं सर, फिर से बताइए ना। यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड। तो यहां से यहां 7 सेकंड, तो यहां से यहां केवल 3 सेकंड्स ना। हाँ सर, हाँ समझ। तो t माइनस t0 हम बोल रहे हैं ना, हम अगले दिन इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, आप इसको अच्छे से आज समझ लीजिए केवल। अब हम एक चीज लिख रहे हैं, शायद ये समझ जाओगे तुम। क्या हम b से c मोशन के लिए इसको 0 पुट कर सकते हैं? यस सर। b से c में ये तो u इसका 0 है ना। यस यस सर। तो अब देख भाई, फाइनल लाइन ut प्लस हाफ एक्सेलरेशन में -8 टाइम की जगह t0 का स्क्वायर प्लस 1/2 एक्सेलरेशन और यहां टाइम की जगह पे t माइनस t0 का स्क्वायर। क्या आपको ये लास्ट लाइन समझ में आया? यस बस आज के लिए इसको नोट करो, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप बस इसको 10 बार पढ़ के रखिएगा, इसको पढ़ के रखिएगा। हम इस पे फिर से एक क्वेश्चन कराएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आप एकदम चिंता नहीं कीजिए, बस आप एक एक लाइन बारीकी से पढ़ के रखिएगा अगले दिन। क्या आपको बोलो? लास्ट वाला पॉइंट आज नहीं समझाएंगे, हम बोले नोट करके रखो, बस हम अगले दिन समझाएंगे। बाकी सब समझ में आए ना? यस बस ठीक। सर। वो क्या लिखे? डिस्टेंस लिखे कि डिस्टेंस वर्टिकल? कौन सा? सर उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। चलो इसको नोट करो, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।